नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आप सब रेगुलर एक्सरसाइज करते होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन मैं कवर करने वाला हूं, हो सकता है कि इसमें आपके भी क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन था, जो हालांकि मैं अपनी हर वीडियो में कवर करता हूँ, लेकिन फिर भी जो हमारे नए भाई बहन हैं जो हमारे चैनल से जुड़ते हैं, वो मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे, और वो लोग यूट्यूब के वीडियो में कमेंट में पूछते हैं, सर ये कैसे होगा, रिकवरी कब तक आएगी। तो जो क्वेश्चन है मैंने वो सब क्वेश्चन लिख के रखा हुआ है। हालांकि देखो, मैं अपने हर वीडियो में बोला हूँ कि कुल मिला जुला के जो 10-12 क्वेश्चन है ना, सब उसी का आंसर जानना चाहते हैं। तो जो आप मेरे से क्वेश्चन पूछे हैं पर्सनली या फिर वीडियो के कमेंट में, मैं वो सब रिप्लाई देने का ट्राई करूँगा। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप सबके जो कमेंट में पूछा है या फिर मेरे से जो पर्सनली पूछा है, वो मैं आंसर आपको दे पाऊँ। जब किसी का स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होता है तो सबसे जो मन में क्वेश्चन आता है कि मैं कब तक ठीक होऊंगा, कि ये मेरी रिकवरी कब तक आएगी, मैं कब तक चलूँगा, मैं पहले जैसा कब बन पाऊँगा। तो ये तो कोई नहीं बता सकता, ना डॉक्टर बता पाएंगे, ना कोई फिजियोथेरेपी बता पाएगा, या फिर आप कोई रिहैब ज्वाइन करते हैं ना वो बता पाएंगे, कोई नहीं बता पाएगा। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन होता है किसी भी SCI पेशेंट का, कि सर रिकवरी कब तक आएगी और मैं कब तक ठीक हो जाऊंगा। तो मैं सबको यही बोलता हूँ, चाहे तो आप किसी और पेशेंट से पूछ सकते हो, या फिर आप 2-3 डॉक्टर से पूछ सकते हो जो ब्रेन एंड स्पाइन के हों। कोई भी नहीं बता पाएगा कि आपका रिकवरी कब तक आएगा। रिकवरी जो होता है वो आपके इंजरी के ऊपर डिपेंड करता है, आपके जो विल पावर है उसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंड करता है, आपका डाइट प्लान कैसा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो डिसाइड करती हैं कि आपका रिकवरी कब तक आएगा। तो जो ये क्वेश्चन है कि मेरा रिकवरी कब तक आएगा, ये कोई नहीं बता सकता। बस आप ये जानकारी हासिल कर सकते हैं किसी से कि मैं एक्सरसाइज जो है प्रॉपर कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो वो प्रॉब्लम आप पता कीजिए, उसके ऊपर वर्क कीजिए, ना कि आप ये सोचते बैठे कि मेरा रिकवरी कब तक आएगा। तो जैसे मैंने आपको पहला पॉइंट बताया कि मेरी रिकवरी कब तक आएगी, ये कोई नहीं बता पाएगा कि आपकी रिकवरी कब तक आएगी। बस आप अपना ईमानदारी से एक्सरसाइज करते रहिए। फिर दूसरा सवाल आता है जैसे कि मेरा मूवमेंट कब तक आएगा, मतलब वही सेम क्वेश्चन हो गया कि मेरी रिकवरी कब आएगी, मतलब मूवमेंट कब तक आएगा। मूवमेंट आया मतलब रिकवरी आया। तो वो मूवमेंट जो होता है ये भी कोई नहीं बता पाएगा कि आपका मूवमेंट कब तक आएगा, क्योंकि हर किसी का इंजरी अलग होता है, हर किसी का माइंडसेट अलग होता है, हर किसी के फैमिली का कंडीशन अलग होता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी का मूवमेंट जल्दी आया तो मेरा भी जल्दी आना चाहिए। हो सकता है, देखिए स्पाइनल जो इंजरी होता है, जब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होता है तो उसमें भी बहुत सारे कंडीशन होते हैं। किसी का बस्ट फ्रैक्चर है, किसी का कंप्रेस है, किसी का डीकम्प्रेस है, किसी का कट गया है, किसी का ब्लजिंग है, किसी का TB है। तो इस तरह से इंजरी होता है। तो किसी का स्पाइनल कॉर्ड कितने % तक डैमेज हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी रिकवरी कब तक आएगी। तो ये कंपेयर करना बंद कर दीजिए कि उसका सर जितना जल्दी आया तो मेरा क्यों नहीं आया है। तो ये जो 2 क्वेश्चन है स्टार्टिंग की, मेरी रिकवरी कब तक आएगी या आएगा, और मेरा मूवमेंट कब तक आएगा या आएगी, ये कोई नहीं बता पाएगा। ये जो होता है समय के साथ ही आता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप आज 10 घंटे एक्सरसाइज किए, कल 20 घंटे एक्सरसाइज किए तो जल्दी आएगा, नहीं, वो अपने टाइम पे ही आएगा। बस आप अपना ईमानदारी से डिसिप्लिन तरीके से जो है एक्सरसाइज करते रहिए, अपना डाइट प्लान फॉलो कीजिए, अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग रखिए, पॉजिटिव रहिए, वो टाइम के साथ अपना आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज कितना घंटे करना चाहिए और कितना करना चाहिए। देखिए,
बहुत लोग मेरे से बोलते हैं सर मैं 10 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ, मैं 15 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ, मैं 20 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ। चलो मैं मान लेता हूँ कि आप 10 घंटे 15 घंटे एक्सरसाइज आप करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। फिर 24 घंटे में अगर आप 10-15 घंटे एक्सरसाइज ही कर रहे हैं तो बाकी का आपका सोना, आपका जो नॉर्मल रूटीन है जैसे खाना पीना, लैट्रिन करना और भी जो चीज़ें होती हैं वो सब कब करोगे? अगर आप 10-15 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हो तो बाकी के लिए भी तो आप टाइम चाहिए ना। सोने के लिए कम से कम आपको 8 घंटे चाहिए। एक एससीआई पेशेंट के लिए सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि रिकवरी उसी में होती है। जो आप दिन भर एक्सरसाइज किए रहते हैं, जब आप सोते हैं तो उसके अंदर ही आपके जो मसल हैं, आपके जो न्यूरॉन्स हैं, आपके जो ब्रेन है, उसमें ही आपके जो सब चीज़ें होती हैं वो रिकवर होती हैं। अगर आप 10 घंटे 15 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हो तो बाकी सब चीज़ें कब कर रहे हो? तो ठीक है, बोलने वाले जो बोलते हैं कुछ भी बोलते हैं। अगर आप चलो मान भी लो, अगर आप बहुत एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आप स्टार्टिंग में आप जो है 6 से 7 घंटे एक्सरसाइज इनफ है। अगर प्रॉपर तरीके से करना चाहते हैं एकदम, तो आपके लिए मैं तो बोलता हूँ 5 to 6 आवर आपके लिए एकदम बेस्ट है, वो भी एकदम फुल फोकस के साथ। मैं बोलता हूँ अगर आप 10 घंटे भी एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन आपका फोकस्ड नहीं है, आप एक्सरसाइज करते वक्त कुछ और सोच रहे हैं, सिर्फ एक्सरसाइज करने के लिए ही एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कौन सा मसल एक्टिव हो रहा है, किस मतलब इसको करने से मेरा फ़ायदा क्या है, अगर आप ये सब नहीं जानेंगे तो आप उस पर वर्क कैसे करेंगे? जैसे कि आपको मैं बोल दूँ आपको इस रास्ते पे चलना है, ठीक है, तो आप चलते ही चले जाएंगे, कहाँ पहुँचेंगे, क्यों पहुँचेंगे, कब पहुँचेंगे, किस लिए पहुँचेंगे, ये आपको कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन अगर आपको ये पता हो मुझे इतना दूरी चलना है, मुझे इसलिए इस रास्ते पे चलना है, मुझे अपना गोल अचीव करना है, तो आप हो सकता है कि उसमें और कुछ ऐड ऑन करें, आप अपना दिमाग लगाएं, कुछ और ऐसी चीज़ें करें जो आपको और फ़ायदा दे। तो मैं इसलिए बोलता हूँ जो आप एक्सरसाइज करते हैं 5 आवर, 6 आवर, 7 आवर, उसमें आप पूरा ध्यान लगा के पूरा फुल फोकस के साथ करिए कि जो मैं कर रहा हूँ इससे मेरी रिकवरी हो रही है, तब जाके आपको वो रिजल्ट दिखता है। तो लोग पूछते हैं कि मैं कितना एक्सरसाइज करना चाहिए। मेरे हिसाब से मैं अपना ओपिनियन आपको बताऊँ तो मुझे लगता है कि 5 to 7 आवर के बीच में एक्सरसाइज इनफ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पैर छोटा बड़ा है तो ठीक होगा क्या, ये क्यों होता है? देखो, किसी किसी का ना दोनों पैर जो होता है लेम हो जाता है, किसी किसी का एक पैर छोटा बड़ा हो जाता है, किसी का राइट वाला, किसी का लेफ़्ट वाला, किसी का तो लेफ़्ट वाला, किसी को राइट वाला। तो क्या होता है, जहाँ से आपके स्पाइन डैमेज होते हैं तो किस पार्ट पे ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है, किसी का लेफ़्ट पार्ट पे आता है, किसी का राइट पे आता है, किसी का राइट पे आता है, किसी का लेफ़्ट आता है, किसी का लेफ़्ट पैर स्ट्रांग रहता है तो राइट वीक रहता है, किसी का राइट वीक रहता है, किसी का तो लेफ़्ट वीक रहता है। तो जिस बॉडी पार्ट के हिस्से में स्पाइनल कॉर्ड ज़्यादा डैमेज होता है वहाँ के पैर जो होते हैं थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमें उस पैर का थोड़ा सा ज़्यादा एक्सरसाइज करना होता है। अगर मैं इसको अपने राइट वाले को अगर मैं 5-6 घंटे एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मेरे अगर राइट वाला थोड़ा स्ट्रांग है तो इसके लिए मुझे 4 घंटे या 4.5 घंटे इनफ है। तो क्योंकि क्या होता है कि इसके कंडीशन में मेरा ये ज़्यादा वीक है राइट वाला, तो मैं इसको इतना मेहनत करूँगा कि ताकि इसके कंपेयर में बराबर हो पाए। तो आपको जो पैर ज़्यादा वीक लग रहा है, जो अगर छोटा बड़ा है तो जो बड़ा हो गया है, जो वीक है, उस पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। करना दोनों है लेकिन थोड़ा सा आपको जो पैर वीक है उस पे ज़्यादा ध्यान देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें नींद बहुत आती है, हमें आलस बहुत आती है, हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। अब ये तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो बच्चों वाला मतलब है। जैसे होता नहीं है कि बचपन में अगर स्कूल जाने के लिए भेजूँ तो अरे पापा मम्मी मुझे थोड़ा और सोने दो, मुझे थोड़ा और सोने दो। पहली बात तो आपका कंडीशन अलग है,
आप अब वो पहले जैसा नहीं रहे। आप एक स्पाइनल कॉर्ड पेशेंट हो। अगर आप अपने जीवन में चलना चाहते हो, दौड़ना चाहते हो, वो सब कुछ करना चाहते हो जो पहले आप कर पाते थे, तो आपको अपने जीवन से जो आलस है वो उसको त्याग करना पड़ेगा। आपका जो एक लेज़ीनेस है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी आप उससे बाहर निकल के अपने मुकाम को हासिल कर पाएंगे। अब बहुत लोग मेरे से पूछते हैं, सर नींद बहुत आती है, अब उठा नहीं जाता है सुबह, फिर दोपहर में भी नींद आती है, फिर रात को भी नींद आती है। तो अच्छा ये बताओ, अगर आपको नींद आती है तो फिर आप एक्सरसाइज जब नहीं करोगे तो आपकी रिकवरी फिर कैसे होगी? फिर तो दुनिया में कोई भी नहीं आपको ठीक कर पाएगा। तो आप इसको, नींद को, आलस को त्यागिए और पूरा फोकस अपने ऊपर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता है। अभी मैं इसमें क्या बोलूं? अगर आपका एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता है तो क्या ही बोलूं मैं अभी इसमें। क्यों नहीं करता है? आपको ठीक नहीं होना है क्या? आपको चलना नहीं है क्या? आपको दौड़ना नहीं है क्या? अगर ये सब करना है तो फिर ये जो 3-4 क्वेश्चन है ना, मुझे नींद आती है, आलस आता है, एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता है, तो फिर अभी मैं इसके आगे क्या बोलूँ? अगर आपको नींद आ रही है, अगर आपको आलस आ रहा है, अगर आपको एक्सरसाइज नहीं करने का मन है तो मत करो फिर, ठीक है। अभी मैं इसमें क्या बोलूँ? मैं आपको उठा नहीं सकता, डेली एक्सरसाइज करा नहीं सकता, जो करना है आप ही को करना है। अगर ये सब क्वेश्चन, अगर गाइस, अगर आप अपने मन से पूछिए ना, आप चलना चाहते हैं, आप दौड़ना चाहते हैं, आप वो हर चीज़ करना चाहते हैं जो आप खुद सोचते होंगे कि मैं चलना चाहता हूँ, सब कुछ वो करना चाहता हूँ, तो फिर ये क्वेश्चन क्यों कि मुझे नींद आती है, मुझे एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता है? तो फिर देखिए, अगर आपको अपने एकदम शांति दिमाग से पूछिए, क्या मैं चलना चाहता हूँ, क्या मैं दौड़ना चाहता हूँ, क्या मैं ट्रैकिंग करना चाहता हूँ, क्या मैं सीढ़ी चढ़ना चाहता हूँ, साइकिलिंग चलाना चाहता हूँ, मोटरसाइकिल चलाना चाहता हूँ, कार चलाना चाहता हूँ। अगर ये सब मुझे करना है तो आप बिस्तर से उठो, या फिर नहीं उठ पा रहे हो, बिस्तर से लेटे लेटे फिजियोथेरेपी करो, रिहैब ज्वाइन करो, घर वाले को बोलो कि एक्सरसाइज करवा के, तभी आप इससे ठीक हो पाओगे, नहीं तो नहीं ठीक हो पाओगे। प्लीज़ आप अपने ईमानदारी से आप अपने आप से खुद क्वेश्चन कीजिए, फिर मुझे कमेंट में बताइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा है, कितने घंटे एक्सरसाइज करना चाहिए? जैसे मैंने अभी बताया कि 5 to 7 आवर एक्सरसाइज के लिए इनफ होता है, अगर पूरा फुल फोकस के साथ किया जाए तो जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपका ध्यान उस एक्सरसाइज पे होना चाहिए, जो भी बॉडी पार्ट का आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, चाहे हाथों का, चाहे पैरों का, पैरों में जो चाहे नी का हो, फीट का हो, एंकल का हो, हिप्स का हो, जो भी आप मसल का एक्सरसाइज कर रहे हो, वहाँ पे फुल फोकस होना चाहिए। क्या मैं वो महसूस कर पा रहा हूँ? क्या वहाँ पे मुझे ताकत लग रही है? तभी आपका ब्रेन से और उस पैरों के बीच में, हाथों के बीच में न्यूरोप्लास्टिसिटी बनता है, मतलब कि करने का ट्राई करता है, रीजनरेट होता है, तभी वो कनेक्शन बनेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्द, पेन कब बहुत होता है, ये कब तक जाएगा? देखो, ये जो नर्व इरिटेशन की वजह से पेन होता है, ये जो है, ये कोई नहीं बता पाएगा कि ये पेन कब तक जाएगा। किसी को, देखो, पेन, इसमें बहुत तरह के पेन होते हैं। पहला जैसे होता है, आपको चुभन जैसा फील होगा, आपको जो है ऐठन जैसा फील होगा, आपको करंट जैसा महसूस होगा, आपको जैसे लगेगा कि कोई मेरे पैरों हाथों में जैसे कोई
चींटी या फिर कोई ऐसा जानवर मतलब डोल रहा हो, झंझनाहट फील होगा, चुभन जैसा फील होगा, ऐसे लगता है कोई मुझे पिंच कर रहा है, कोई चिमटी काट रहा है, ऐसे आपको इस तरह के आपको पेन होंगे। तो ये पेन जो होता है ये एक तरह का गुड साइन माना जाता है। मतलब अगर आपके बॉडी में, आपके हाथ में, आपके पैर में अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन से जो निकल रहा है वो पहुंचाने का ट्राई कर रहा है, तो जिसकी वजह से वो अल्टरनेट पाथ ढूंढता है वहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए, लेकिन वो चीज़ें प्रॉपर वे में ना पहुँच के किसी और वे में जाती हैं, जिसकी वजह से हमें वो पेन महसूस होता है। ये पेन कब तक जाएगा ये कोई नहीं जानता, न तो इसका कोई मेडिसिन है, न तो इसका कोई प्रॉपर कोई ऐसा ऑपरेशन है, बस सिर्फ और सिर्फ आपका माइंड डाइवर्ट है। मतलब अगर आपका माइंड, आप अपने माइंड से कुछ और सोचते होंगे तो आप उस पेन को कम महसूस करेंगे, लेकिन अगर आप उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो वो ज़्यादा पेन महसूस होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पेन इतना ज़्यादा एक्सट्रीम होता है कि ना तो ध्यान काम आता है, ना तो कुछ काम ना आता है। तो उस कंडीशन में जो होता है, बहुत लोग पेन किलर खाते हैं, जैसे मैं खुद पेन किलर खाता हूँ। तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप भी पेन किलर खाएं, क्योंकि आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना, फिर उसके बाद ही पेन किलर खाना। तो ये जो पेन होता है ये गुड साइन है, अच्छा साइन है कि आपकी रिकवरी हो रही है। तो ये पेन कब जाएगा ये कोई नहीं जानता। देखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुट ड्रॉप कब तक ठीक होगा, या फिर एक पैर पतला हो गया है, एक मोटा हो गया है, तो ये कैसे पावर लाएं। देखो क्या होता है, फुट ड्रॉप का देखो, जैसे फुट ड्रॉप से जैसे जो रिलेटेड है, जैसे फुट ड्रॉप हो गया, आपका नी लॉकिन अनलॉकिन हो गया, आपका पैल्विक मसल हो गए, आपका जो एंकल हो गया वो हो गया, तो सब एक ही कंडीशन में आते हैं। तो ये जो इन्होंने पूछा है फुट ड्रॉप कब तक ठीक होगा, ये इसका जैसे स्टार्टिंग में जैसे किसी ने पूछा था मूवमेंट कब तक आएगा, रिकवरी कब तक आएगा, तो उसी से रिलेटेड ये भी है कि जो मूवमेंट है ना, एंकल हो गया या नी लॉकिन अनलॉकिन हो गया, जो भी मतलब आपके बॉडी पार्ट काम नहीं कर रहे हैं, जो भी आपका जो रेंज ऑफ मोशन है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है या मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये बताना थोड़ा मुश्किल है कि मतलब कैसे कोई बताए कि आप 6 महीने में ठीक हो जाओगे, 4 महीने में ठीक हो जाओगे, साल भर में ठीक हो जाओगे, या 2 साल 3 साल, कोई नहीं बता पाएगा। क्योंकि देखो, अगर मान लो जैसे किसी ने आपको बोल दिया कि आप साल भर में ठीक हो जाओ, या फिर साल भर में आप ठीक हो जाओगे, क्या इसकी गारंटी है कि आप प्रॉपर एक्सरसाइज करोगे कि नहीं करोगे, या फिर नहीं भी ठीक हो गए। क्योंकि पहली बात तो जैसे स्टार्टिंग में बोला कि सबका जो इंजरी लेवल है, सबका जो इंजरी कंडीशन है अलग अलग होता है, तो कंपेयर करना या बताना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये कोई नहीं बता पाएगा कि आपकी जो मूवमेंट है, आपका एंकल, आपका नी, आपका पेल्विक, आपका जो एब्डोमिनल है, ये कब तक होगा, ये कोई नहीं जानता। और रही बात जो है कि पूछा है कि एक पैर पतला हुआ एक पैर मोटा, ये कैसे ठीक करें। क्या होता है, जब स्टार्टिंग में हमारा इंजरी होता है तो तुरंत हमारा जो पैर है वो रिड्यूस होना, उसके मसल रिड्यूस होना चालू नहीं होते हैं, कुछ समय लेता है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, धीरे धीरे उसमें रिड्यूस होना स्टार्ट होता है। फिर क्या होता है, जैसे आप घर पे आते हैं या फिर जब आप हॉस्पिटल में ही रहते हैं, तो एक्सरसाइज न होने की वजह से जैसे जो हमारा स्पाइन होता है वो 2 साइड से ऐसे निकला होता है। तो किस साइड का ज़्यादा डैमेज हुआ है, लेफ़्ट साइड का, राइट साइड का। अगर राइट साइड का हुआ रहेगा तो आपका राइट साइड का जो मसल है वो वीक होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर लेफ़्ट साइड का है तो लेफ़्ट साइड का मसल वीक होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो ज़्यादा ना हो उसकी वजह से हमें जैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना होगा, हमें जो है वो थोड़ा सा प्रॉपर वे में एक्सरसाइज करना होगा, जो आपको फिजियोथेरेपी या रिहैब वाले बताएंगे, ताकि मसल कम लूज़ हो। तो अगर मसल लूज़ हो भी गया है, मान लो कि आपको नहीं पता है स्टार्टिंग में क्या आपको करना है, अगर मान लो आपका मसल लूज़ हो भी गया है, तो अगर आपको तब पता चला कि मेरा मसल लूज़ हो गया, मैं क्या करूं, तो वहाँ से जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप उतना उसका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर दीजिए। जितना आप जल्दी उसका एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, उतना में भी चांस है कि वो धीरे धीरे
टाइम तो लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक्सरसाइज स्टार्ट किया और आपको 1 महीने में मिला, नहीं। अगर एक बार रिड्यूस आपका हो गया मसल, फिर उसको ना फिर से गेन करने के लिए ना बहुत समय लगता है, और बहुत प्रॉपर वे में ट्रेनिंग, उसका प्रॉपर वे में एक्सरसाइज लगेगा, तब जाके वो आपको धीरे धीरे मसल गेन होगा। इस बात का ध्यान रखना, अगर आपका मसल लॉस हो गया है तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप उतना जल्दी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिए। फिर किसी ने पूछा है अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखें। देखो, मोटिवेशन, पॉजिटिवनेस, ये सब जो है ना अंदर से आते हैं, आपके माइंड से आते हैं। कैसे? आप अपना कंडीशन देखते हो, फिर आप अपना एक गोल सेट करते हो, फिर उस गोल पे पहुंचने के लिए खुद अपने माइंड में क्वेश्चन और आंसर करते हो कि मुझे ये समस्या है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है, कब कैसे मैं पहुँचूँगा, खुद आप सोचते हो, तब आप खुद पॉजिटिव रहते हो या फिर आप मोटिवेटेड रहते हो। लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, या फिर आप किसी से सुने, या फिर आप किसी की स्टोरी सुनी, या फिर आप किसी ने आपको बताया, तो आप 2-4 घंटा के लिए ही मोटिवेट रहोगे। लेकिन जैसे फिर से अपने, जब तक वो आपके दिमाग में बैक ऑफ माइंड चलता रहेगा तभी तक आप मोटिवेटेड रहोगे, तभी तक आप पॉजिटिव रहोगे। लेकिन जैसे अपने लाइफ में फिर से बिजी हुए, वो दिमाग से ख्याल निकला, फिर से आप डीमोटिवेट हो जाओगे। तो आपको पॉजिटिव रहने के लिए खुद से सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए कि अगर मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ है तो मैं कैसे अपने आप को ठीक करूं, कैसे मैं अपने आप को खड़ा करूं, ताकि मैं वो हर चीज़ कर पाऊं जो मैं करना चाहता हूं। तो उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा, कितना भी मेहनत करना पड़ेगा, मैं वो करने के लिए रेडी हूँ। बस मेरी कोई थोड़ी सी अगर हेल्प हो जाए, जैसे कि फैमिली से हेल्प, या फिर फिजियोथेरेपी से हेल्प, या फिर रिहैब से हेल्प, तो वो हेल्प मांगिए अपने घर वालों से और खुद उनको बोलिए कि मुझे एक्सरसाइज करवाइए। तब जाके आप खुद से पॉजिटिव रहेंगे। आप ये खुद फील करते होंगे, जब किसी का वीडियो देखते रहेंगे तो आपको ऐसा अंदर से आग लगती रहेगी, अरे यार शिट, मुझे अब खड़ा होना है, मुझे अब दौड़ना है। आप एक्सरसाइज भी तुरंत करते होंगे, लेकिन जैसे थोड़ा टाइम बीतता है, फिर से जैसे आप मोबाइल चलाते होंगे, रील देखते होंगे, शॉर्ट्स देखते होंगे, या मूवी देखते होंगे, कुछ भी ऐसा देखते होंगे, फिर से आपके माइंड से निकल जाता है। फिर बोलोगे आप कल करूँगा, परसों करूँगा, आज मुझे नींद आ रहा है, आज किसी का शादी है, किसी का बर्थडे है, किसी ये है, वो है, गर्मी है, ठंडी है, बारिश है, तो दुनिया भर का एक्सक्यूज़ देते रहोगे। फिर वो दिन ऐसे वो कल कभी आता ही नहीं है। जो होता है आज होता है। अगर आज आपने किया तो आपके लिए बहुत बढ़िया, अगर आप कल पे टालने गए तो कल भी आज बन के आएगा, कल वाला तो कल ही रहेगा, वो कभी नहीं आता है। तो आप खुद से सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, क्या मेरी कंडीशन है, क्या मेरी कमी है, मैं इसको कैसे दूर करूं। देखो, आपको ना मोटिवेट रहने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका डिसिप्लिन सही होना चाहिए। दुनिया में कोई भी आप एग्जाम्पल उठा के देख लो, जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं ना, वो मोटिवेट रहने के लिए कोई वीडियो या बुक नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ डिसिप्लिन रहते हैं। अगर मुझे ये काम इस समय पे ये करना है, मतलब करना है, उनके लिए वही मोटिवेशन है, उनके लिए वही पॉजिटिविटी है। अगर आप कोई भी चीज़ ना बार बार लगातार करते जाते हैं ना उसी टाइम पे ना, तो आपको रिजल्ट ऐसे धीरे धीरे ऐसे दिखते चले जाता है। तो वहाँ पे आपको पॉजिटिवनेस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डेली देखो, आप डेली जिम जाते हो, कितने लोग रहेंगे जो डेली जिम जाते रहेंगे, क्या बॉडी एक दिन में बनती है? उनको क्या ऐसी चीज़ है जो उनको पॉजिटिव रखती है? बस उनको ये चीज़ रहता है कि मुझे डेली जिम जाना है, इसमें थोड़ा प्रोसेस स्लो है, तो मैं डेली जिम जाऊँगा, अपना डाइट प्रॉपर फॉलो रखूँगा और स्लीप साइकिल एकदम अच्छा होगा, पानी पीऊँगा, तो ऑटोमेटिक मेरा जो फिज़िक है वो साल 6 महीने या 2 साल में मेरा एक अच्छा फिज़िक बन के रेडी हो जाएगा। तो उसमें किसी को पुश करने की ज़रूरत है, भाई चल चल जिम चल, किसी को मारने की ज़रूरत है नहीं, वो खुद से आता है। जब आपको थोड़ा सा सक्सेस दिखना स्टार्ट हो जाता है, जैसे आप 1-1.5 महीना लगातार गए,
आपको दिखा हाँ अब मेरे फिजिक में कुछ थोड़ा सुधार आ रहा है, अगर मैं इसे कंटिन्यू रखूँगा तो मैं और बेहतर बन सकता हूँ। तो वैसे आप भी कीजिए, आप एक्सरसाइज तो स्टार्ट करो, अगर आपको थोड़ा बहुत प्रोग्रेस दिख रहा है उसको सेलिब्रेट करो, वाओ मैंने बहुत अच्छा काम किया है, तो फिर वो धीरे धीरे वो आप बढ़ाते जाओ। तो इस तरह से आपको पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव अलग से कोई आपको डोज नहीं दे देगा, कोई आपको घोल के पिला नहीं देगा, वो खुद के अंदर से आता है, वो खुद के माइंड में से आता है, सेल्फ रियलाइज होता है, तब जाके आप वो काम बेहतर ढंग से कर पाते हो बाकी लोगों से। तो आप जितना जल्दी इस बात को समझ पाएंगे वो आपके लिए ही बेहतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पॉजिटिव तो बहुत रहता हूं बट एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता है। ऐसे पॉजिटिवनेस का क्या फ़ायदा? अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो क्या फ़ायदा फिर पॉजिटिवनेस का? जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि मैं करोड़पति हूँ, मैं अरबपति हूँ, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घोड़ा है, मेरे पास ये है, मेरे पास प्राइवेट जेट है, मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ, मैं वहाँ पे घूम रहा हूँ। मन में ख्याली पुलाव चलते रहते हैं, लेकिन उसको पाने के लिए क्या करते हैं? मतलब अफर्मेशन तो सही है कि कोई भी चीज़ सोचना पहला ही कदम होता है, क्योंकि सबसे पहले हमारे दिमाग में थॉट आता है, फिर वो एक्शन में चेंज होता है। लेकिन उस एक्शन कहाँ है तुम्हारा? बिना एक्शन का आपके जो थॉट है वो ज़मीनी स्तर पे आएंगे ही नहीं। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि आपने अपने दिमाग से ऐसा थॉट निकाला और इसे बिछा दिया, ओ पूरा बन के रेडी। ऐसा होता तो हर कोई करता, फिर हर कोई करोड़पति अरबपति बनना चाहता है, हर कोई बंगलों में और रोल्स रॉयल और BMW मर्सिडीज में घूमना चाहता है, हर कोई एरोप्लेन से आना जाना चाहता है। अगर ऐसा होता तो हर कोई ऐसा अपने दिमाग से ऐसे थॉट निकालता, इसे सामने रख देता रेडी। तो ऐसा नहीं होता है। आपके विचार, आपके एक्शन जब दोनों सेम होते हैं ना, तब जाके आपका रिजल्ट दिखना स्टार्ट होता है। सोचना अच्छी बात है, सोचो, सोचने पे कोई पैसे नहीं। अच्छा सोचो अपने बारे में, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा सोचो, लेकिन उस सोच के साथ साथ आप एक्शन भी तो करो। अब जैसे मैं अगर आपको बोलूँ, जैसे मैं सोचता रहता हूँ दिन भर, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हूँ, ये अच्छी बात है सोचना। लेकिन अगर ऐसे सोचते रहोगे, एक्शन नहीं करोगे, जैसे मैं घर पे बैठा हूँ, मुझे बॉडी बनानी है, मैं दिन रात सोच रहा हूँ क्या बॉडी बनी है यार, मेरे 6 पैक हैं, मेरे एब्स हैं, मेरा बाइसेप है, ट्राइसेप है, शोल्डर है, कॉलर है, बैक है, चेस्ट है, तो क्या बन जाएगा? क्या नहीं बनेगा ना। इसके लिए मुझे जिम जाना पड़ेगा, डाइट फॉलो करना पड़ेगा, उसके लिए मतलब जो चीज़ें करनी पड़ती है वो करना पड़ेगा, तब जाके होगा ना। तो उसी तरह से जो आप सोच रहे हो, अगर आप पॉजिटिव हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके साथ साथ एक्शन भी ज़रूरी है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी के अंदर जो फ्रैक्चर हुआ है वो हील होगी एंड बट जो मूवमेंट एंड सेंसेशन है वो ठीक होगा। देखो, ये पूछ रहे हैं कि जो बॉडी के अंदर जहाँ कमर में हमें चोट लगती है वो खुद से हील होगा या फिर वो हील होने की वजह से मैं खुद ठीक हो जाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी बॉडी के अंदर आपको इंजरी होती है जिस भी वर्टिब्रा पे, वो तो डॉक्टर आपको ठीक कर देते हैं, मेडिसिन से ऑपरेशन करके ठीक कर देते हैं। लेकिन जो स्पाइन डैमेज हुआ है वो एक्सरसाइज से ही ठीक होगा, वो डॉक्टर नहीं ठीक कर पाएगा। डॉक्टर का काम है सिर्फ ऑपरेट करके, अगर आपका वर्टिब्रा टूटा है तो ठीक से वहाँ पे स्क्रू रॉड लगा के सिर्फ उसको सही व्यवस्थित ढंग में कर दे। बाकी उसके अंदर जो स्पाइन कॉर्ड गया है वो आपके एक्सरसाइज और आपके विल पावर से ही ठीक होगा। वो अंदर का चोट और बाहर का मूवमेंट सेंसेशन वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, वो आपको एक्सरसाइज से ही ठीक करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक्सरसाइज कितने घंटे करना चाहिए जिससे फुट ड्रॉप या फिर बाकी पैरों का मूवमेंट आ जाए? ऐसा कोई भी स्पेसिफिक नहीं है, लेग्स के सारे एक्सरसाइज करने हैं। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, किसी का जो
पूरे पैर में सिर्फ नी लॉक इन लॉक इन का प्रॉब्लम होता है, किसी किसी का सिर्फ फुट ड्रॉप का प्रॉब्लम होता है। अगर ऐसा कुछ है तो पैर के सारे एक्सरसाइज करो। सारे एक्सरसाइज करने के बाद जो भी समस्या आपको, जिस भी बॉडी पार्ट पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, फुट ड्रॉप का, नी लॉक इन का, पेल्विक का, बैलेंसिंग का, उस पर आप आधा घंटा, 25 मिनट, 20 मिनट थोड़ा ज़्यादा दो। तो इस तरह से आपको करना है। तो इस तरह से आपको करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको फुट ड्रॉप का प्रॉब्लम है तो सिर्फ आप फुट ड्रॉप का एक्सरसाइज कर रहे हो तो बाकी पैरों का स्ट्रेंथ नहीं हो रहा है। अगर आप मान लो फुट ड्रॉप का एक्सरसाइज कर भी रहे हो, आपको प्रॉब्लम है, तो बाकी पैरों का स्ट्रेंथ कैसे गेन होगा? तब आप बोलोगे कि सर मुझे चक्कर आ रहा है, मेरा बैलेंसिंग नहीं हो रहा है, मेरा पैर का ये मसल वीक है, ये ठीक नहीं हो रहा है। तो आपको पूरे पैर का, हाथ का एक्सरसाइज करने के बाद, जो थोड़ा रेस्ट देने के बाद, आप उस मसल पे थोड़ा बहुत 10-15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा ज़्यादा एक्स्ट्रा दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉकिंग से रिकवरी आती है या फिर एक्सरसाइज करना पड़ेगा? मैं हमेशा बोला हूँ कि एक्सरसाइज ज़रूरी है, एक्सरसाइज ज़रूरी है। वॉकिंग उसके बाद कीजिए, पहले अपने पैरों का स्ट्रेंथ गेन कीजिए। वॉकिंग से स्ट्रेंथ गेन नहीं होता है, वॉकिंग से हमारी बैलेंस इम्प्रूव होता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन अच्छे रहते हैं। पहले अगर आपका स्ट्रेंथ ही नहीं गेन होगा, आपके फुट ड्रॉप ही अच्छे नहीं होंगे, आपका नी लॉकिंग ही अच्छा नहीं होगा, आपके मसल नहीं गेन होंगे, आपके पैरों में जो है प्रॉपर बैलेंस नहीं रहेगा, आपके और भी स्ट्रेंथ नहीं रहेगा, तो आप वॉक कैसा करोगे? मान लो आप नी ब्रेस लगा के, KFO लगा के, स्प्लिंट लगा के आप वॉक कर भी लिए, लेकिन पैरों का स्ट्रेंथ कैसे गेन होगा, मसल कैसे गेन होगा, मूवमेंट कैसे, रेंज ऑफ मोशन कैसे बढ़ेगा? जैसे कि एक नॉर्मल बंदा है, अगर मैं उसको जिम भेजूं तो ऐसा नहीं है कि वेट वहाँ जाके उठा नहीं पाएगा, उठा लेगा, लेकिन पहले दिन वो उठा लेगा, लेकिन फिर उसको पेन होने लग जाएगा। लेकिन जब आप उसको धीरे धीरे बॉडी को एडॉप्ट करवाते हो, पहले लाइट वेट, फिर बॉडी वेट, फिर आपको थोड़ा लाइट वेट दिया जाता है, फिर धीरे धीरे आपका जैसे जैसे आपका स्ट्रेंथ गेन होता है, मसल गेन होता है, फिर आपको बोला जाता है कि आप हैवी मारो, फिर आप रिपीटिशन बढ़ाओ। तो इस हिसाब से किया जाता है। तो सबसे पहले आप एक्सरसाइज करके जो ये सब समस्याएं हैं ये सब दूर करो, फिर उसके बाद आप वॉकिंग करो। अगर नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आपको एक्सरसाइज करना ही करना है। एक्सरसाइज करने के बाद जो आपको करना है, वॉकिंग करना है, स्विमिंग करना है, जो भी आपको करना है वो आप कीजिए, सीढ़ी चढ़ना है, जो भी आपको करना है वो कीजिए, लेकिन सबसे पहले एक्सरसाइज। मोटिवेशन क्यों जरूरी है? देखो, किसी ने पूछा है मोटिवेशन क्यों ज़रूरी है और हमें क्यों रहना चाहिए, कैसे रहें मोटिवेशन देखो, मोटिवेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्या होता है, जैसे अभी स्टार्टिंग में किसी ने पूछा था, मुझे नींद बहुत आती है, आलस बहुत आता है, एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता है। तो उस आलस को भगाने के लिए मन में एक ख्याल ना आए कि मुझे नींद आ रहा है, मुझे आलस आ रहा है, मुझे एक्सरसाइज करने का मन नहीं कर रहा है। तो ये सब को दूर करने के लिए हमें, देखो, मोटिवेशन का मतलब है कि आपके और आपके गोल के बीच में ना कोई रुकावट ना आए। मोटिवेशन वो काम करता है जैसे आपके लक्ष्य के और आपके बीच में आपके जो गुरु खड़े होते हैं ना, वो मोटिवेशन का काम करते हैं। मन भटका रहे हैं तो उस पाथ से फिर से सही दिशा पे दिखाते हैं। तो मोटिवेशन एक गुरु है कि आप जो रास्ते पे चले हो उसमें कोई आपको भटकाव ना हो, कोई भटकाए ना। तो मोटिवेशन वो काम करता है, एक गुरु की तरह काम करता है, एक टीचर की तरह काम करता है। आप सिर्फ सिंपल भाषा में ये समझिए कि मोटिवेशन एक मेरे लिए टीचर है, मेरे लिए गुरु है। तो मुझे वो डोज चाहिए, मोटिवेशन मेरे दिमाग में वो डोज चाहिए, चाहे किसी वीडियो के थ्रू, चाहे किसी को सुन के थ्रू, चाहे किताबों के थ्रू, चाहे अपने माँ बाप के थ्रू, चाहे आपके दोस्तों के थ्रू। वो आपको मोटिवेशन आपके दिमाग में चाहिए ताकि मैं जो एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं जो प्रॉपर अपना जिस गोल को पाना चाहता हूँ उसको पाने में कोई रुकावट ना पैदा हो।
इसलिए मोटिवेशन ज़रूरी होता है, समझ गए। और मोटिवेशन रहने के लिए कैसे रहें, मैंने जैसे बताया कि सेल्फ रियलाइजेशन होना ज़रूरी है कि अगर मुझे ठीक होना है, चलना है, दौड़ना है, भागना है, सीढ़ी चढ़ना है, वो सब कुछ करना है, तो मुझे मोटिवेट रहने की ज़रूरत है, तभी आप वो रह पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एसीआई पेशेंट का वेट गेन क्यों कम होना चाहिए। किसी ने मुझे पूछा था कि एक एसीआई पेशेंट का वेट क्यों कम होना चाहिए, क्या अगर वज़न ज़्यादा रहेगा तो इससे कोई प्रॉब्लम है क्या। हाँ, एक एसीआई ही नहीं, कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसका वेट ज़्यादा है तो उसकी जो एक्टिविटी है, पहली बात तो वो कम हो जाएगी। एक्टिविटी कम हो जाएगी तो आप एक्सरसाइज कम कर पाएंगे, एक्सरसाइज कम कर पाएंगे तो आपकी रिकवरी रुक जाएगी, रिकवरी रुक जाएगी तो सारे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है फिर। तो एक जो एसीआई पेशेंट होता है उसके लिए एक प्रॉपर डाइट होना चाहिए, एक प्रॉपर वे में होना चाहिए कि मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या खाने से मेरी रिकवरी होगी, क्या फालतू खाने से मेरी रिकवरी रुक जाएगी। तो एक एसीआई के लिए मैं ये खुद फील कर पाता हूँ, मैं एकदम लाइट वेट खाना खाता हूँ, अच्छा खाना खाता हूँ, तो मैं हर वो चीज़ कर पाता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो ट्रेकिंग हो, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे वो साइकिलिंग हो, जो भी चीज़ें हो, मुझे कोई काम करने का मन है तो ऐसा आलस नहीं आना चाहिए, अरे यार मैं थक गया हूँ। या फिर जैसे फिजियोथेरेपी आया, अगर आप मोटे हो, पहली बात तो आपको कोई सपोर्ट नहीं दे पाएगा, तो जब आपको कोई सपोर्ट नहीं दे पाएगा, जब आप खुद ही नहीं कर पाओगे तो फिर आप रिकवरी कैसे करोगे। तो इसलिए एक एसीआई पेशेंट के लिए वेट कम होना ज़रूरी है। वेट मतलब कम इन द सेंस कि एक लेवल में रहे, ना ज़्यादा कम ही हो ना बहुत ज़्यादा ही हो, मतलब ऐसे देखने में लगे कि हाँ आप फिट हो, ऐसा होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूवमेंट नहीं आ रहा है, क्या करें, मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन पेन बहुत होता है। जैसे मैंने बताया, देखो बहुत लोग क्या काम करते हैं कि 2-3 साल के बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, फिर वो लोग बोलते हैं सर मैं तो एक्सरसाइज बहुत कर रहा हूँ, मुझे मूवमेंट क्यों नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखो, एक एसीआई पेशेंट को ठीक होने के लिए ना, जैसे मैंने बताया कि एक एसीआई पेशेंट को ठीक होने के लिए ना हर कंडीशन में ना बेटर होना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले तो आपका माइंडसेट, दूसरा आपका विल पावर, तीसरे आपके फैमिली के लोग, चौथा आपका क्या खा रहे हो, पांचवा आप क्या देख रहे हो, छठा आप क्या सुन रहे हो, सातवां आपके दोस्त कैसे हैं, आपका ऑपरेशन कितने समय पे हुआ, आपने फिजियोथेरेपी या रिहैब कितनी जल्दी ज्वाइन किया। तो बहुत माइनर चीज़ें हैं, लेकिन कोई समझ नहीं पा, सबको लगता है सिर्फ एक्सरसाइज से ही सब कुछ होता है। एक्सरसाइज के अलावा जो ये सब मैंने अभी बताया आपको, छोटे छोटे ये सब मैटर करता है एक एसीआई पेशेंट को ठीक होने के लिए। तो अगर आप प्रॉपर वे में सब कुछ कर रहे हैं ना, तो आपको पक्का रिजल्ट दिखेगा, पक्का आपको मूवमेंट दिखेगा। और अगर आपने लेट स्टार्ट किया है, एक देखो, जिस दिन से आपका एक्सीडेंट हुआ उस दिन से लेकर 2 साल तक आपकी रिकवरी फास्ट होती है, बॉडी खुद हील करता है, तो वो गोल्डन पीरियड माना जाता है, गोल्डन टाइम माना जाता है। लेकिन अगर इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपकी रिकवरी रुक गई है तो इसके बाद भी नहीं होगा, लेकिन फिर वो थोड़ा सा, अगर मान लो जैसे यहाँ पे आपको 2 साल के अंदर 100% रिजल्ट मिलता, इसके बाद आपको जो है वो फिर धीरे धीरे, पहले 80, फिर 1 साल के बाद फिर 70, फिर 1 साल के बाद फिर 60, ऐसा धीरे धीरे कम होते जाएगा। लेकिन रिजल्ट आपको दिखेगा, लेकिन बहुत कम दिखेगा। फिर वही है कि आप दिन में बहुत एक्सरसाइज करेंगे, फिर आपको 1 साल के बाद थोड़ा सा ऐसा होगा, जैसे पूरा पहाड़ खोद डाला, फिर आपको 10 ग्राम 15 ग्राम सोना मिला, उस हिसाब से होगा। लेकिन ये सोच के कि मुझे रिजल्ट कम मिलेगा तो मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगा, तो ये गलत है। ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज करने से मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हो, बहुत कुछ फ़ायदा होगा। आपका जो माइंड है वो एकदम स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपकी बॉडी फिट रहेगी, आपको जो थोड़ा बहुत रिजल्ट मिलेगा वो भी बंद हो जाएगा अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो।
आप डिसिप्लिन रहेंगे, आपका जो सोचने समझने का निर्णय लेने का जो क्षमता है वो एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। तो एक्सरसाइज से बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, चाहे आप 10 साल के बाद स्टार्ट करें चाहे 5 साल के बाद, लेकिन एक्सरसाइज से बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। तो गाइस आई होप प्लीज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप उतना एक्सरसाइज कीजिए, अपने आप को स्ट्रांग रखिए, आप विल पावर अपना स्ट्रांग रखिए, आप अच्छा खाना खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, तभी आपकी रिकवरी पॉसिबल है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए और एशियाई भाइयों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।